पाकिस्तान का आसिम मुनीर अक्सर ये स्टेटमेंट देता है कि वो भारत के खिलाफ अपने न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करेगा। ये जो दिवाली के बम उसने बना के रखे हैं, जो छोटे-छोटे, हल्के-हल्के बिजली बम जैसे हैं, क्या ये कभी भारत के खिलाफ प्रयोग कर भी सकता है? क्या इसकी हैसियत है ऐसी चीज़ करने की? पाकिस्तान के ये दिए गए स्टेटमेंट्स, इनके पीछे उसकी मंशा क्या है? एक चीज़ को समझिए कि जब भी इस प्रकार के कोई स्टेटमेंट्स आते हैं, तो कोई भी दूसरे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी इन स्टेटमेंट्स को हल्का नहीं लेती। आज जब ये स्टेटमेंट्स बार-बार मुनीर देता है, चाहे वो अमेरिका में देता हो, चाहे वो अपने देश में बैठ के देता हो, इन स्टेटमेंट्स को केयरफुली एनालाइज़ किया जाता है और आज के इस वीडियो में इन स्टेटमेंट्स को भारत किस नज़रिए से एक स्ट्रैटेजिक लेवल पर देखता है, ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले भारत इसको जितनी भी ये स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको देखता है एसिमेट्रिक डिटरेंस के नज़रिए से। इस शब्द को समझने की कोशिश करिए कि एसिमेट्रिक डिटरेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक चीज़ तय है कि भारत की मिलिट्री की जो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी है, उसके जो डॉक्ट्रिनल लेवल पर सुपीरियॉरिटी है, वो पाकिस्तान की मिलिट्री से कई गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान कन्वेंशनल यानी कि मिलिट्री लेवल पर भारत के साथ टक्कर नहीं ले सकता। जितनी बार उसने मिलिट्री यानी कि कन्वेंशनल लेवल पर टक्कर लेने की कोशिश भी करी है, वो बुरी तरह हारा है। इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को एक चीज़ समझ आ चुकी है, क्योंकि मैं भारत के साथ कन्वेंशनल यानी कि मिलिट्री लेवल पर सुपीरियॉरिटी प्राप्त नहीं कर सकता, तो ये न्यूक्लियर लेवल की स्टेटमेंट्स देकर वो एक साइकोलॉजिकल इक्वलाइजर प्राप्त करता है। दूसरी चीज़, ये साइकोलॉजिकल इक्वलाइजर के साथ-साथ जब वो ये प्रकार की स्टेटमेंट्स भारत के खिलाफ देता है कि मैं अपना न्यूक्लियर वेपन आपके खिलाफ प्रयोग करूँगा, इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर वो पूरे विश्व को एक सिग्नल देने की कोशिश करता है। सिग्नल ये देता है कि हमने अगर न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग किया तो भारत उसको रिटेलिएट करेगा। यदि भारत ने उसको रिटेलिएट किया, तो भारत यहाँ पर एक एस्केलेटरी देश होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में जब भी ये स्टेटमेंट्स आती हैं, आप एक ध्यान से चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि तुरंत जितने भी विश्व के वेस्टर्न कंट्रीज़ के देश हैं, उनकी तरफ से तुरंत भारत को एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आ जाती है कि आप किसी भी तरीके से चीज़ों को एस्केलेट ना कीजिए, पाकिस्तान को जो बोलना है बोलने दीजिए। भारत के ऊपर ये डाला गया स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट वेस्टर्न कैपिटल्स की तरफ से एक डिलिबरेट अटेम्प्ट होता है, जिसमें भारत को ये बात बोली जाती है कि आप रिस्ट्रेंट शो कीजिए। लेकिन जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स, जो इमेच्योर डिस्टेबलाइजिंग स्टेटमेंट्स पाकिस्तान दे रहा है, यहाँ पर गौर कीजिए कि विश्व की कोई कंट्री उसको कंडेम नहीं करती। तीसरी चीज़, आज जब पाकिस्तान ये प्रकार की स्टेटमेंट्स देता है, तो यहाँ पर वो अपनी रेजिम की सिक्योरिटी इंश्योर करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान में जिस प्रकार का सिविल मिलिट्री बैलेंस जो है, जो कि कंप्लीटली इम्बैलेंस है आज की डेट में मिलिट्री के फेवर में, क्योंकि पाकिस्तान में एक सिलेक्टेड डेमोक्रेसी है जहाँ पर प्रधानमंत्री को सिलेक्ट किया जाता है आर्मी के द्वारा, और क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी तरीके से पाकिस्तान में आर्मी के कल्चर, स्ट्रेटेजिक कल्चर के खिलाफ नहीं जा सकता, इस केस में आर्मी अपनी सुप्रीमेसी पहली बात तो बना के रखती है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पूरी की पूरी पाकिस्तान की सोसाइटी का जो फेलियर है, वो चाहे इकोनॉमिक लेवल पर उनकी डेट प्रॉब्लम, आर्थिक लेवल पर जो कर्जे की समस्या हो, या पूरे सोसाइटी में बेरोजगारी हो, या वहाँ पर जो पूरा सोशल डिक्लाइन है पाकिस्तान का, आज उन चीज़ों को कवर अप करने के लिए ये स्टेटमेंट्स बार बार पहली बात तो दी जाती हैं। इन स्टेटमेंट्स को देने से आर्मी अपनी सुप्रीमेसी को इंश्योर करती है, और इस सुप्रीमेसी से एक चीज़ बड़ी क्लियर आ जाती है यहाँ पर कि इन स्टेटमेंट्स की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जाग जाता है, जिसको फिर कोई चैलेंज करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जब पाकिस्तान ये प्रकार की स्टेटमेंट्स यहाँ पर देता है, तो ये स्टेटमेंट्स देने से वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक मैसेज ये भी देने की कोशिश करता है, सबसे इम्पोर्टेंटली, कि देखिए, हम तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई एस्केलेटरी बिहेवियर करेंगे नहीं, क्योंकि अगर भारत ने रिस्पॉन्ड किया तो रेकलेस बिहेवियर भारत की तरफ से होगा, तो भारत को रेकलेस ना होने दिया जाए, इस प्रकार से आप जो है चीज़ों को आगे गौर करके बोलिए उनको करने को। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे जो असली खेल है वो बहुत अलग है। असली खेल ये है कि पाकिस्तान एक चीज़ को बहुत केयरफुली समझ चुका है, और वो ये है कि जितनी बार वो साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ाने की स्टेटमेंट्स को देगा, उन इंस्टेबिलिटी बढ़ाने वाली स्टेटमेंट्स की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो कैपिटल्स हैं, और जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो तुरंत पाकिस्तान को आकर सेफगार्ड करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि वो नहीं चाहेंगी कि किसी तरीके से साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी हो। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। न्यूक्लियर लेवल पर इंस्टेबिलिटी को इंड्यूस करके, उसको लीवरेज करके एक स्ट्रैटेजिक एसेट बनाना, ये पाकिस्तान की एक मंशा है यहाँ पर। क्योंकि जब आप इस प्रकार की रेकलेस स्टेटमेंट्स देते हैं, इन रेकलेस स्टेटमेंट से वेस्टर्न कंट्रीज को लगता है कि साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी आएगी। वो इंस्टेबिलिटी को रोकने की चक्कर में पाकिस्तान के पास आते हैं। पाकिस्तान उस दौरान कहता है कि देखिए, हम तो आज की डेट में मरेंगे ही मरेंगे, बाकी सबको ले मरेंगे। फिर वो लोगों को बोलता है कि अगर हमें आप नहीं चाहते कि हम मरें और दूसरों को लेके मरे, तो हमारी मदद करो।
तो यहाँ पर चीज़ बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान का ओवरऑल मंशा सिर्फ ये है कि वो अपनी न्यूक्लियर लेवल की इंस्टेबिलिटी को प्रयोग करके लीवरेज बनाकर एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह से उसको कन्वर्ट करता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि आज जब भी पाकिस्तान ये प्रकार की स्टेटमेंट्स देता है तो वो भारत की डॉक्ट्रिनल साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता है। भारत की डॉक्ट्रिनल साइकोलॉजी इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जब जब पाकिस्तान ये प्रकार की बचकाना स्टेटमेंट्स देगा कि मैं न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग कर लूंगा, तो वो सबसे पहले ये चेक करता है कि भारत में मेरी स्टेटमेंट्स का रिस्पॉन्स कौन कर रहा है। क्या मेरी स्टेटमेंट्स का रिस्पॉन्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आ रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से आ रहा है, होम मिनिस्ट्री से आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। जब वो ये स्टेटमेंट्स को एनालाइज करता है कि कौन बेसिकली मेरे इन प्रकार की दी गई स्टेटमेंट्स को आज रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्स के बेसिस पे पहली बात तो समझता है कि मेरे को अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में और बदलाव क्या क्या लाने हैं। कैसे? अब मान लीजिए कि जितनी बार भारत इस चीज की चर्चा करेगा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, तो पाकिस्तान को अब एक चीज समझ आ जाएगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच यदि कोई लड़ाई होगी तो वो एक लिमिटेड लड़ाई होगी। इस कॉन्टेक्स्ट में जितनी बार सर्जिकल स्ट्राइक का प्रयोग होगा, सर्जिकल स्ट्राइक शब्द की वजह से पाकिस्तान ने पिछले 15 से 20 सालों में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाने शुरू कर दिए हैं। न्यूक्लियर वेपन दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग रेंज और टैक्टिकल। लॉन्ग रेंज होते हैं जिनकी रेंज लंबी होती है, और टैक्टिकल होते हैं जो शॉर्ट रेंज वाले न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। और पाकिस्तान ने भारत के ये सर्जिकल स्ट्राइक्स की वजह से, क्योंकि जितनी बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स शब्द का प्रयोग किया और सर्जिकल स्ट्राइक्स शब्द का प्रयोग करने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स के रिस्पॉन्स को भी पाकिस्तान को दिया, उतनी बार पाकिस्तान ने इसी चीज का नाजायज फायदा उठाते हुए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं। तो यहाँ पर चीज क्या है? चीज ये है कि पाकिस्तान एक डॉक्ट्रिनल लेवल पर भारत की रिस्पॉन्स को स्टडी करने की कोशिश करता है। वो ये रिस्पॉन्स को एनालाइज करने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से रिस्पॉन्स आज भारत दे रहा है, वो रिस्पॉन्स किस लेवल पर एस्केलेट हो रहा है। उस रिस्पॉन्स से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो गैदर हो रही है, वो पाकिस्तान अपने ही न्यूक्लियर वेपन्स को और पूरे के पूरे न्यूक्लियर प्रोफाइल को रिफाइन कर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा दी गई ये स्टेटमेंट्स एक प्रकार का डायग्नोस्टिक टूल है, जिस डायग्नोस्टिक टूल के तहत पाकिस्तान इन प्रकार की चीजों को हासिल कर लेता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एकदम क्लियर है, क्लियरली वर्डेड है, लिखित है, लेकिन पाकिस्तान ने डिलिबरेटली अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को एम्बिगुअस रखा है। एम्बिगुअस इसलिए रखा है क्योंकि बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि मैं न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग तब करूंगा जिस दिन मेरा सर्वाइवल एट स्टेक होगा। अब ये कितनी अजीब प्रकार की बात है कि सर्वाइवल एट स्टेक क्या होता है? सर्वाइवल एट स्टेक तो तब भी होगा जब आप कर्जे में डूब जाएंगे, पर कर्जे में डूबना आपका जो है वो आज भारत से तो नाता नहीं रखता कोई भी। वो तो आपका पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम जो हाईजैक करके रिसोर्सेज को लेके बैठा है, वो उसकी वजह से होता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान एक डिलिबरेट एम्बिग्विटी रखता है जब वो ये शब्द का प्रयोग करता है कि भाई देखिए, हम तो जब भी हमारा सर्वाइवल एट स्टेक होगा हम अपने न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग कर लेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान एक बार्गेनिंग चिप लेकर पूरे विश्व के आगे कटोरा लेके घूमता रहता है, और इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे वो यहाँ पर विश्व के अलग अलग कंट्रियों से पैसा इकट्ठा करता रहता है अपनी प्रॉब्लम्स को टेम्पररी बेसिस पे रिजॉल्व करने के लिए। एक चीज इस पूरे डिबेट से आज क्लियर है, जितनी बार पाकिस्तान ये प्रकार की बचकानी स्टेटमेंट्स देगा कि हम भारत के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करेंगे, एक चीज क्लियर हो जाती है कि इन स्टेटमेंट्स की मंशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल इक्वलाइजर की है, वो सिर्फ एक रेजिम सिक्योरिटी की है, वो सिर्फ अपने इस न्यूक्लियर इंड्यूस्ड इंस्टेबिलिटी को एक स्ट्रेटेजिक एसेट बनाने की है, ताकि वो विश्व तौर पर कंट्रीज से पूरे के पूरे चीज़ों को वो लीवरेज कर पाए, और इस पूरी इंस्टेबिलिटी को इंड्यूस करने के बाद वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट बना ले उस चीज़ को। और लास्टली, जैसा मैंने आपको बताया कि उसका ऑब्जेक्टिव है कि ये एक प्रकार का डायग्नोस्टिक टूल है, जिससे कि भारत जब इन स्टेटमेंट्स को रिस्पॉन्ड करेगा तो वो इनके रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करके, उनका डायग्नोसिस करके अपने डॉक्ट्रिनल लेवल पर जो चेंजेस लाने हैं वो चेंजेस लाएगा। और आज यदि पाकिस्तान अगर मान लीजिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की ओर गया है, टैक्टिकल यानी कि मैं फिर बोलूंगा शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन्स, तो वो उसने भारत के द्वारा दी गई स्टेटमेंट्स के ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के तहत ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं इनको एनालाइज करके वो चीज़ करी है। तो इन स्टेटमेंट्स को हमें, जैसा मैंने आपको बताया, कि बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि पाकिस्तान एक रेकलेस इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है। और पाकिस्तान में ये चीज़ मत भूलिएगा कि आज पाकिस्तान के पास एक अल्टीमेट पॉइंट भी हमेशा होता है विश्व के कैपिटल्स को बताने का,
कि यदि आप हमारे पास आकर हमारी समस्याओं को टेम्पररीली सॉल्व करने के लिए पैसा यदि आपने हमें नहीं दिया, तो कल को हमारे ही द्वारा क्रिएट किए गए ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, अगर पाकिस्तान कोलैप्स किया तो ये सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स टेररिस्ट ग्रुप्स के पास चले जाएंगे। और यदि इनके पास चले गए तो सबसे बड़ी बात यह है कि फिर ग्लोबल लेवल पर जो व्यापार टेररिस्ट ग्रुप्स के बीच में न्यूक्लियर वेपन का होगा, उसमें फिर हमारी कोई भागीदारी नहीं होगी। ये सारी चीजें पाकिस्तान आज की डेट में करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने एक चीज स्पष्ट कर दी है कि पाकिस्तान के पास खुद के अपने कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केराना हिल्स में अटैक करके ब्रह्मोस से उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया है, उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान के पास खुद के कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं, बल्कि वो सारे न्यूक्लियर वेपन अमेरिकन वेपन्स थे वहां पर। इसको लेकर ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, तो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को पूरे एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर दोबारा नहीं कर रहा। बट एक चीज स्पष्ट है कि पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर ब्लफ, जिसको हम कहते हैं, एक ब्लफ मास्टर स्टेट होने के नाते वो एक्सपोज हो चुका है। इसी रीजन से वो डोनाल्ड ट्रंप जो पगला हुआ आज की डेट में सुबह से रात कहता रहता है मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दी, वो इसलिए कहता रहता है क्योंकि उसको भी ये बात पता थी कि उनके ही वहां पर पड़े हुए न्यूक्लियर वेपन्स जो वहां पर जिन्होंने भारत ने जिनको टारगेट किया है वो एक्सपोज हो गए थे। तो इस चीज को समझने की कोशिश कर लीजिए कि आज इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के द्वारा ये दी गई स्टेटमेंट्स रेजिम सिक्योरिटी से लेकर इंस्टेबिलिटी इंड्यूस्ड स्ट्रेटेजिक एसेट और भारत की तरफ से डायग्नोस्टिक लेवल पर समझने की कोशिश, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंटली एक साइकोलॉजिकल इक्वलाइजर के नजरिए से देखी जाती हैं। आई बिलीव कि ये सारे डिबेट के बाद अब आपको पाकिस्तान की इन स्टेटमेंट्स को क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।